हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके एग्जाम 2026-27 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स टाइप आपका पेपर होता है OMR शीट पर, तो आज का ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। बीए सेकेंड सेमेस्टर में जब आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपके पेपर का नाम होता है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स। तो आज की वीडियो में मैं पिछले 4-5 सालों से पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट MCQs आपको बताने वाली हूँ, जो इस बार एग्जाम में भी 100% गारंटी है कि आने वाला है। तो अभी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि जब बच्चों का OMR शीट पर पेपर होता है तो बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हम आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए MCQs की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए आज का ये महा मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है। देखिए, राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। राजनीति विज्ञान का मुख्य विषय आपसे ज़रूर पूछेगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्कोप या इसका विषय क्या है, इसमें किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो राजनीति विज्ञान का जो मुख्य विषय है, जिसमें हम राजनीति विज्ञान में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो है सत्ता और राज्य का अध्ययन करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, राजनीति विज्ञान का संबंध किन से होता है? तो देखो, राजनीति विज्ञान का जो संबंध है केवल प्राकृतिक विज्ञान से नहीं हो सकता, केवल गणित से नहीं हो सकता, केवल भाषा से नहीं हो सकता, लेकिन सामाजिक विज्ञानों से राजनीति विज्ञान का संबंध होता है। जैसे सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, ये अलग अलग जो विषय हैं सब सामाजिक विज्ञान है, और इनका संबंध या अंतर आपको राजनीति विज्ञान के साथ देखने को मिलता है। और सब कुछ मैं आपको डिटेल में पढ़ा भी चुकी हूँ यूनिट नंबर 1 के अंदर। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है? तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत ही बड़ा है। देखो, ऐसा तो नहीं है कि सीमित हो, केवल भारत में हो या केवल यूरोप में हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, विस्तृत है, बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ये सारे ऐसे MCQs हैं जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं ऑल यूनिवर्सिटी के। तो आप इनको अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले रिपीटेड MCQs हैं, और जो बार बार रिपीट होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए अगला है, राजनीति विज्ञान में क्या शामिल है? तो राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार, नागरिक सभी चीज़ों का अध्ययन होता है। तो ये सारी चीज़ें ही राजनीति विज्ञान में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी राइट होगा, और आप लोग अपनी OMR शीट पर फीड करेंगे डी वाला ही, उपरोक्त सभी। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, राजनीति विज्ञान किससे जुड़ा है? तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान, संस्कृति, इन सभी चीज़ों से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी आपका राइट होगा। अगला है, राज्य के कितने तत्व हैं? यूनिट नंबर 1 में ही मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए। सब क्या है? राज्य के तत्व हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट, यानी कि 4 तत्व होते हैं राज्य के। राज्य का एक तत्व कौन है? देखो, जनसंख्या राज्य का ही तत्व है। खेल, कला, भाषा राज्य के तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या आपका राइट होगा। अगला है, राज्य का मुख्य तत्व क्या है? तो देखो, संगीत, खेल, सरकार या भोजन में राज्य का मुख्य तत्व सरकार होती है। सरकार राज्य पे शासन करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए सरकार होती है। तो राज्य का मुख्य तत्व सरकार है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे जुड़ा है? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है ये राज्य से जुड़ा है, राज्य से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, बल सिद्धांत क्या कहता है? बल सिद्धांत शक्ति से राज्य की बात करता है।
हर एक सिद्धांत के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। डिटेल में सारी नोट्स वाली वीडियोस अपलोड हैं, जो आपकी यूनिट्स हैं उनमें हमने नोट्स के साथ पूरी वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका MCQ बहुत अच्छा हो, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे, आपकी पूरी 100% तैयारी हो, तो आपको सबसे पहले अपनी 8 यूनिट्स को पढ़ना है जो हम पढ़ा चुके हैं। फिर उसके बाद आपको अपनी सारी महासंग्राम MCQs की क्लासेस देखनी है, जो हम लगातार आपके लिए हर एक सब्जेक्ट की अपलोड कर रहे हैं। आपका अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, संप्रभुता का अर्थ क्या है। तो संप्रभुता का अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, कानून का उद्देश्य क्या है। कानून का उद्देश्य क्या है, व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है, खेल नृत्य या संगीत कानून का उद्देश्य नहीं है। कानून का उद्देश्य व्यवस्था को बनाए रखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला है, कानून कौन बनाता है। तो जनता, छात्र, शिक्षक ये कानून नहीं बनाते। कानून जो है सरकार बनाती है। कौन बनाता है, सरकार बनाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, कानून का पालन कौन करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। मैं बार बार कह रही हूँ, 2026-27 एग्ज़ाम में पूरा यही MCQ हर यूनिवर्सिटी में आने वाला है। तो कानून का पालन देखिए नागरिक करेगा। पेड़, पशु या वस्तु तो कानून का पालन नहीं कर सकती। नागरिक जो होते हैं, जो देश में निवास करते हैं, रहते हैं, जो देश के नागरिक होते हैं, उनको अपने देश के कानून का पालन करना होता है। और अगर वो कानून का उल्लंघन करते हैं तो दंड की व्यवस्था भी की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, संप्रभुता कितने प्रकार की होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संप्रभुता 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, कानून का उल्लंघन क्या कहलाता है। तो कानून का उल्लंघन अपराध कहलाता है, और अपराध के लिए दंड यानी सज़ा की भी पूरी व्यवस्था है। जो दंड का सिद्धांत है, दंड के बारे में है, सज़ा का जो सिद्धांत है, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है, संप्रभुता किसकी विशेषता है। तो संप्रभुता जो है, देखिए संप्रभुता जो है ये राज्य की विशेषता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आपका है, कानून का स्रोत क्या है। तो कानून का स्रोत देखिए है परंपरा, विधि, न्यायालय, ये सारी चीज़ें ही कानून का क्या है, स्रोत हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, ये आपका राइट आंसर है। अगला है, कानून किसके लिए है। तो कानून समाज के लिए है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका MCQ है कि न्यायालय क्या करता है। जो न्यायालय होता है वो क्या करता है, वो न्याय देता है। क्या करता है, न्याय देता है, लोगों को न्याय देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है, समानता का अर्थ क्या है। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समानता का मतलब होता है, देखिए, बराबरी। बराबरी होती है समानता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला है, न्याय का अर्थ क्या है। देखो, न्याय का मतलब अन्याय नहीं हो सकता, असमानता या शक्ति नहीं हो सकता, निष्पक्षता जो है न्याय का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकार किसे मिलते हैं। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट भी आपके लिए है। आप एग्जाम में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अधिकार किसे मिलते हैं, नागरिक को, पशु को, पेड़ को या वस्तु को। पशु, पेड़ या वस्तु को अधिकार नहीं मिलते। हमारे भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए क्या है, मौलिक अधिकार का पूरा प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट, नागरिक। अगला इम्पॉर्टेंट MCQ है, कर्तव्य क्या है। कर्तव्य का मतलब होता है जिम्मेदारी। हमारा भारतीय संविधान जब हम भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार देता है तो उसके बदले हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने राष्ट्र को दें।
तो इसलिए हमारे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का भी पूरी व्यवस्था की गई है और पूरे 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनका हमें पालन करना होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ा दिया है मैंने। अब का अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, लोकतंत्र में क्या ज़रूरी है। तो लोकतंत्र में क्या ज़रूरी है, देखिए लोकतंत्र में समानता ज़रूरी है, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है उदारवाद किसे महत्व देता है। तो उदारवाद व्यक्ति को महत्व देता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपका है कि समाजवाद का लक्ष्य क्या है। देखो समाजवाद जो है पूंजीवाद का विरोध करता है और समाजवाद का लक्ष्य है समानता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है मार्क्सवाद किससे जुड़ा है। तो मार्क्सवाद जो है कार्ल मार्क्स से जुड़ा है, कार्ल मार्क्स से, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। देखो पूंजीवाद समाजवाद सभी के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पूंजीवाद का मतलब होता है निजी स्वामित्व, यानी कि उत्पादन के जो भी साधन होते हैं, जितने भी साधन होते हैं, सब पर निजी स्वामित्व होता है। सरकार का उस पर कोई नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं होता और इससे क्या होता है कि जो पूंजीपति हैं वो पूंजीपति बनते जाते हैं और अमीर होते जाते हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध किया। कार्ल मार्क्स ने क्या किया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से विरोध किया। इनका मानना था कि ऐसी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए जो समाज में असमानता और ऊंच नीच की भावना को पैदा करती है। कार्ल मार्क्स समाजवाद का समर्थन करते थे जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार होता है और सभी को समानता मिलती है। तो इसलिए पूंजीवाद क्या है, निजी स्वामी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है नारीवाद किससे जुड़ा है। तो नारीवाद महिला अधिकार से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्योंकि महिलाओं को भी पहले बहुत कम अधिकार, मतलब कि महिलाओं को कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं थे। तो महिलाओं को पुरुषों के समान लाने के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए और बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया और आज तो महिलाओं की कंडीशन पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। अगला है उपनिवेशवाद क्या है। उपनिवेशवाद का मतलब होता है विदेशी शासन। तो विदेशी शासन जो होता है, मतलब जैसे हमारे भारत में अंग्रेज़ जब आकर शासन कर रहे थे तो उस टाइम हमारा भारत एक मतलब उनका उपनिवेश था, वो हमारे भारत पर शासन कर रहे थे। लेकिन जब हम आज़ाद हो गए तो हमारा भारत एक संप्रभु राज्य बन गया, मतलब अपनी बाहरी और आंतरिक नीतियाँ जो है भारत खुद बनाएगा, कोई उस पर शासन नहीं कर सकता। मतलब कोई विदेशी शक्ति भारत पर शासन नहीं कर सकती। जब हम 1947 में आज़ाद हो गए, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हम हमेशा के लिए आज़ाद हो गए। अगला है आदर्शवाद किस पर आधारित है। तो आदर्शवाद विचार पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है संसदीय प्रणाली में प्रमुख कौन है। तो संसदीय प्रणाली में जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए राष्ट्रपति प्रणाली में प्रमुख कौन है। तो जब राष्ट्रपति प्रणाली में प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री प्रमुख है तो राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है सरकार के कितने अंग होते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, देखिए ये सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विधायिका क्या करती है। तो कानून बनाती है, न्याय देती है, शासन करती है, खेल। तो विधायिका कानून बनाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है कार्यपालिका क्या करती है। कानून बनाती है, लागू करती है, न्याय देती है, शिक्षा के बारे में बताती है। तो कार्यपालिका कानून लागू करती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला है न्यायपालिका क्या करती है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये सारा। न्यायपालिका न्याय देती है, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है राजनीतिक दल क्या करते हैं। देखो लोकतंत्र शासन प्रणाली वाले देशों में राजनीतिक दल का बहुत अधिक महत्व होता है,
क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो अलग अलग राजनीतिक दल क्या करते हैं, इलेक्शन में चुनाव मतलब इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, अपने अपने प्रतिनिधि उनके उठते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, और अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, मतलब राजनीतिक दल जो होते हैं, इसलिए तो वो चुनाव लड़ते हैं। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, शासन में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है दबाव समूह क्या करते हैं। तो देखिए दबाव समूह भी जो होते हैं ना, एक तरीके का ये समूह एक ग्रुप होता है, लेकिन ये शासन मतलब शासन में भाग लेना इनका प्रमुख लक्ष्य नहीं होता, जबकि सरकार पर प्रभाव डालना इनका प्रमुख लक्ष्य होता है। तो दबाव समूह सरकार पर प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला है चुनाव का उद्देश्य क्या है। चुनाव का उद्देश्य है प्रतिनिधि चुनना। इलेक्शन के माध्यम से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, फिर वो प्रतिनिधि उसका संसद में बैठकर क्या करता है, अपनी जनता के लिए शासन करता है। अगला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आपका है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है। तो लोकतंत्र में शक्ति जनता के पास होती है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है, देखो लोकतंत्र दो तरीके का होता है, एक तो प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जनता स्वयं शासन करती है, लेकिन अपने प्रतिनिधि के रूप में। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, फिर वो प्रतिनिधि अपनी जनता के लिए शासन करता है। तो ये है अप्रत्यक्ष शासन, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन। तो जनता लोकतंत्र में शक्ति जनता के पास होती है। ऑप्शन डी आपका राइट है। और मेरे प्यारे बच्चों देखिए आपका ये जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस जो है, इसके अलावा भी बीए का आपका जो भी सब्जेक्ट है, सभी की क्लासेस चैनल पे हमारे चल रही हैं, तो देखकर अच्छे से तैयारी ज़रूर करिएगा। अगला है संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो संविधानवाद का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता को सीमित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आपका है मेरे प्यारे बच्चों, रूल ऑफ लॉ का संबंध किससे है। तो रूल ऑफ लॉ का संबंध होता है कानून की सर्वोच्चता से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला है लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या है। तो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का मतलब होता है चुने हुए प्रतिनिधि शासन करें, क्योंकि जनता क्या करती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो शासन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सामाजिक न्याय का संबंध किससे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सामाजिक न्याय का संबंध होता है समान अवसर और समानता से, तभी तो सामाजिक न्याय कहा जाएगा, जिसमें सभी को समान अवसर प्राप्त हो, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, सभी के बीच समानता हो, चाहे वो किसी धर्म जाति का हो, तो वो न्याय होगा सामाजिक न्याय। तो ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला है धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल किस पर आधारित है। तो सभी धर्मों का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, निवारक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो निवारक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य है समाज को डराना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है सुधारात्मक सिद्धांत किस पर जोर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो सुधारात्मक सिद्धांत आप सुधारात्मक से ही समझ जाएंगे कि ये सुधार पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के अनुसार सजा क्यों दी जाती है। तो सजा दी जाती है अपराध का बदला लेने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है। तो बदला सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आंख के बदले आंख किस सिद्धांत से जुड़ा है। तो आंख के बदले आंख ये जो है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत से जुड़ा है, क्योंकि इसमें बदला लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला है कौन सा सिद्धांत मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। तो जो सुधारात्मक सिद्धांत है ये मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। ऑप्शन सी आपका राइट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने जितने भी आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बताए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 100% यहाँ से एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आने वाले हैं ऑल यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा भी हर एक सब्जेक्ट पर लगातार वीडियोस अपलोड हो रही है, मॉडल पेपर की, महामैराथन क्लासेस की, एमसीक्यूज की। तो आप देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए एग्जाम की। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।